15 मार्च साल 2026। जगह थी उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गांव। सुबह सुबह लोगों ने अपने घरों में चाय नाश्ते का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी एक सामान्य पटरी पर जैसे चलना सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि एक घर के अंदर कुछ ही लम्हों के बाद में अंधेरा पसर जाएगा। एक घर को ऐसा झटका लगेगा जिसका अंदाजा शायद उस घर के किसी भी सदस्य को नहीं था। दरअसल एक जो परिवार है, उस परिवार में जो घर के मुखिया हैं, उनका नाम है पारसनाथ, जो कि पेशे से एक किसान है। और पारसनाथ की जो पत्नी है शकुंतला, वो एक हाउस वाइफ है। लेकिन पारसनाथ की जो बेटी थी, जिसका नाम बबीता गुप्ता था, वो अपने मायके आई हुई थी। बबीता गुप्ता जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके पति जो सुनील थे, वो दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी किया करते थे। लेकिन इसी होली को जो बबीता गुप्ता थी, ये एक अपने घर पे आई थी और अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। बबीता गुप्ता लगभग 4 से 5 महीने की गर्भवती थी। लेकिन 15 मार्च साल 2026 को बबीता जो थी, वो अपनी माँ शकुंतला से कहती है कि उसके पेट में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। अब बेटी अगर गर्भवती है और वो अपनी माँ से इस तरीके की बात कहे कि उसके पेट में हल्का हल्का दर्द है, तो जाहिर सी बात है कि माँ परेशान भी होगी। लिहाजा माँ कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बबीता कहती है कि ठीक है माँ, लालगंज जाकर मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, जो भी जांच वगैरह रहेगी वो करवा के आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जिस परेशानी को थोड़ा समझा जा रहा है, आगे चलकर वो परेशानी जो है वो बड़ी होकर हमारे सामने आए। लिहाजा जो बबीता गुप्ता होती है, अब जांच कराने के लिए लालगंज पहुंच जाती है। इधर जो परिवार वाले थे, ये नॉर्मल से जो इनकी जिंदगी थी वैसे ही गुजरी, पूरा दिन ऐसे ही चला गया। लेकिन बबीता गुप्ता को अब तक लौट आना चाहिए था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, सूरज छिप चुका था, लेकिन बबीता गुप्ता का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब बबीता गुप्ता जब लौट कर आती नहीं है, तो जो माँ शकुंतला थी, ये परेशान होती है। उसके बाद में ये अपने पति पारस गुप्ता से कहती है कि हमारी जो बिटिया है, ये लालगंज गई हुई थी, कुछ डॉक्टर को दिखाना था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसे अब तक लौट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आई है। अब पिता पारस जो थे वो भी परेशान होते हैं। लिहाजा पारस सबसे पहले अपने बेटी का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर बबीता गुप्ता का जो मोबाइल नंबर था, पारस को स्विच ऑफ बताता है। अब बेटी का नंबर इस तरीके से स्विच ऑफ बताना, दूसरी तरफ बेटी 4 से 5 महीने की गर्भवती थी। परिवार की चिंताएं जो थी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार परेशान होता है, हताश होता है और इस बारे में तमाम रिश्तेदारों तक खबर पहुंचाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबीता किसी रिश्तेदार के कहीं घर चली गई हो, लेकिन जितने भी रिश्तेदार थे आस पड़ोस के, सबसे पूछा गया, सबने यही कहा कि बबीता नहीं आई है। हल्के हल्के तमाम रिश्तेदार जो थे वो पारस के घर पे आ जाते हैं। उसके बाद में रिश्तेदारों के साथ मिलकर पारस जो थे अपनी बेटी बबीता गुप्ता को ढूंढना शुरू करते हैं। चाहे मोबाइल नंबर लगा रहे हैं या फिर लालगंज जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, बबीता के बारे में कुछ पता चल नहीं पा रहा है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। उसके बाद में अगले दिन सुबह सभी जो परिवार के लोग थे पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में बबीता गुप्ता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब परिवार मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में आ जाता है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम बबीता को ढूंढ कर ला देंगे। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को भी नहीं पता था कि पुलिस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल 17 मार्च साल 2026 को पुलिस के पास एक सूचना आती है और सूचना में बताया जाता है कि एक नहर है और उस नहर में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। लिहाजा पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। चूंकि एक महिला की मिसिंग कंप्लेंट ऑलरेडी पुलिस के पास में दर्ज थी बबीता की, इसलिए पुलिस वाले बबीता की फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आ जाइए, एक डेड बॉडी मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेड बॉडी बबीता की है। बेचारे जो बबीता के घर वाले होते हैं वो भी हताश परेशान होकर वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही डेड बॉडी को देखते हैं फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही बेटी बबीता की है। लेकिन सवाल ये था कि जो बबीता अपने घर से डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, उसकी डेड बॉडी आखिरकार 2 दिन के बाद नहर से क्यों मिली है। डेड बॉडी देखने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई एक्सीडेंटली मौत नहीं है, बल्कि उसके गले पर फांसी के फंदे के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की है।
लिहाजा पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। सबसे पहले बबीता का जो मोबाइल था उस मोबाइल की कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाल ली जाती है, लेकिन उस कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर बबीता बहुत लंबे समय से टच में थी। और इससे भी बड़ी हैरानी की ये बात थी कि लास्ट टाइम इस नंबर से जो कॉल की गई है वो भी उसी नंबर पर की गई है जिस नंबर पर बबीता बहुत ज़्यादा टच में रहा करती थी। दरअसल पुलिस को कॉल डिटेल्स में जो नंबर मिला था, अब पुलिस वाले उस नंबर के बारे में पता करते हैं कि भाई ये नंबर किसका है। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अनुज नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब अनुज कौन है, लिहाजा अनुज के बारे में जानकारी जुटाई जाती है और पुलिस की एक टीम अनुज के घर पे पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर जो अनुज था ये अपने घर से फरार था। अब पुलिस का जो शक था ये शक यकीन में बदल चुका था और पुलिस बड़े अच्छे से समझ चुकी थी कि जो अनुज है ये पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है और ज़रूर से ज़रूर इस कत्ल के पीछे अनुज का हाथ हो सकता है। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे अनुज की तलाश शुरू करते हैं और आखिरकार पुलिस वालों को कामयाबी मिलती है। 19 मार्च साल 2026 आखिरकार जो अनुज था उसके बारे में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है। पुलिस की टीम छापा मारती है और अनुज को उठा लेती है। उठाने के बाद में अनुज को पुलिस थाने लेके आया जाता है। पुलिस थाने लाने के बाद में अनुज से पूछताछ की जाती है। अब अनुज शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करता है। वो पुलिस को कभी इधर की बात बताता, कभी उधर की बात बताता, लेकिन पुलिस अच्छे से समझ चुकी थी कि अनुज के जो बयान हैं ये उसकी बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले अपनी सख्ती दिखाते हैं। अब चूंकि जो अनुज था वो कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, इसलिए वो पुलिस की सख्ती के सामने बहुत जल्द टूट जाता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ, जो बबीता थी उसका कत्ल मैंने ही किया है। दरअसल पुलिस वाले जब कत्ल करने के पीछे की वजह पूछते हैं तो अनुज बताता है कि उसकी बबीता से मुलाकात 2 साल पहले होती है। बबीता और अनुज दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ना बबीता के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी फैमिली वालों को बता सके, इधर ना अनुज के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी फैमिली वालों को बता सके। आखिरकार बबीता के जो फैमिली वाले होते हैं बबीता का रिश्ता सुनील के साथ में कर देते हैं। इधर जो सुनील था उसके साथ में जब बबीता की शादी हो जाती है, बबीता अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद में वो गर्भवती हो जाती है और उसका जो पति था वो दिल्ली काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद में जब 4 महीने की गर्भवती हो जाती है तो सोचती है कि थोड़ा आराम मायके जाके कराऊं, लेकिन जब वो मायके पहुंचती है तो सोचती है क्यों ना पुरानी मोहब्बत को जिंदा किया जाए। इसके बाद में वो अनुज से मिलना शुरू करती है। अब अनुज का और बबीता का मिलना जुलना शुरू होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जिंदगी को पटरी पर लाने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन आए दिन इनके अंदर इसी बात को लेकर झगड़ा होता कि अब तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और तुम मेरी नहीं हो सकती। इसी तरीके से 15 मार्च साल 2020 को जब बबीता अपनी मेडिसिन लेने के लिए लालगंज जाती है तो वहां पर वो अनुज को भी बुला लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ में मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तो बबीता जो थी वो अनुज को एक चांटा मार देती है। इस चांटे से अनुज गुस्से में कुछ इस तरीके से आग बबूला हो जाता है कि वो बबीता को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद में ये बबीता की चूंकि अकेले में थे तो गला दबाकर हत्या करता है और उसके बाद में प्लान के मुताबिक इसके शव को नहर के अंदर ले जाके फेंकता है और उसके बाद में जो भी सबूत सारे थे वो सब मिटा देता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन दोस्तों पुलिस की मुस्तैदी की वजह से जो अनुज था ये पकड़ा गया, लेकिन ये कहानी अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। क्या बबीता जिसकी शादी हो चुकी थी, क्या उसे अपने पुराने प्रेमी की तरफ लौटना चाहिए था? क्या यहाँ पर अनुज को बबीता का कत्ल करना चाहिए था? तमाम तरीके के सवाल ये कहानी छोड़ के जाती है और मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में देते हैं। बहरहाल दोस्तों इस चैनल पर वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ट्रू क्राइम सफ़र पर रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ और उसके पीछे रीज़न ये है कि उस चैनल पर व्यूज़ और ग्रोथ बढ़ ही नहीं पा रही है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ कामयाबी मिले। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।